छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 5 सदस्यीय समिति राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन करेगी। समिति विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और अन्य नागरिक मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगी। साथ ही सभी धर्मों और समुदायों के पर्सनल लॉ का अध्ययन करके सुझाव देगी और यूसीसी का प्रारूप तैयार करेगी। छत्तीसगढ़ में यूसीसी की दिशा में बड़ा कदम। 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई होंगी अध्यक्ष। सभी पर्सनल लॉ का होगा अध्ययन। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी समिति। यूसीसी को लेकर सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि यूसीसी देश के लिए बेहद पेचीदा विषय है और भाजपा इसे सत्ता बचाने के लिए मुद्दा बना रही है। उनका कहना है कि भारत विविधताओं वाला देश है, इसलिए सभी पर एक समान कानून लागू करना उचित नहीं होगा। वहीं आदिवासी समाज को लेकर के भी उन्होंने चिंता जताई। यूसीसी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा एक पेचीदा विषय है और मुझे लगता नहीं है कि सबके लिए अनुकूल है। हिंदुस्तान विभिन्नताओं का देश है। आप एक मापदंड में नापेंगे तो ये उचित नहीं होगा। गांव का जो आदिवासी है, गांव का जो जंगल पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति है, तो उसको मालूम ही नहीं है कि यूसीसी क्या है। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि प्रदेश में यूसीसी लागू होगा, जिसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर भ्रम फैलाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि यूसीसी से आदिवासी समाज को कोई नुकसान नहीं होगा, ये समय की आवश्यकता है और बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में रखा था। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सभी पक्षों से चर्चा के बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी। यूसीसी लागू होगा हमारे छत्तीसगढ़ में और इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। रिटायर्ड जज देसाई, मैडम देसाई हैं, उनकी अध्यक्षता में ना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद यूसीसी लागू होगा। समान नागरिक संहिता के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रदान किया हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है और निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ की महती आवश्यकता है और जैसा रिपोर्ट आएगा उस पर सरकार त्वरित रूप से कार्यवाही करेगी। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सरकार ने औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। एक ओर सरकार इसे संविधान की भावना और सुशासन की दिशा में अहम कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा करार देकर के सवाल उठा रहा है। अब सबकी नजर 5 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट, विभिन्न पक्षों से होने वाली चर्चा और सरकार के अगले कदम पर रहेगी, क्योंकि यही तय करेगा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की राह कितनी आसान या चुनौतीपूर्ण होगी। रायपुर से गौरव सिंह चंदेल की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ यूसीसी की राह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के क्या है मायने? क्या सभी समुदायों की राय लेकर के बनेगा यूसीसी का ड्राफ्ट? आदिवासी समाज पर यूसीसी का कितना होगा असर? यूसीसी पर आम सहमति बनाना सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती? तो छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की दिशा में साय सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने यूसीसी के अध्ययन, सुझाव और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश की जो राजनीति है वो भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे भाजपा का राजनीतिक प्रपंच बताया है, जबकि सरकार ही कह रही है कि कांग्रेस जनता में भ्रम फैला रही है। तो यूसीसी पर सियासी संग्राम छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी को लेकर के तैयारी है। शायद सरकार एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। यूसीसी पर राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस बनाम साय सरकार वहां पर हो रहा है। एक कानून
और कई सवाल। समान नागरिक संहिता की पहल भी है। 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो हैं वो अध्यक्षता इसकी कर रही हैं और समिति जो है यूसीसी का प्रारूप तैयार करेगी। तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अंशुल मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अंशुल जी, स्वागत है आपका IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंधर्व देवेंद्र पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गंधर्व जी, आपका भी स्वागत है IND24 में। चलिए शुरुआत में अंशुल जी आपसे कर लेता हूं। अंशुल जी, यूसीसी के प्रारूप को लेकर के आप ये कह रहे हैं कि भाई आदिवासियों का क्या होगा, भारत एक विविधताओं वाला देश है और सभी पर समान कानून लागू करना उचित नहीं है। लेकिन अभी तो ड्राफ्ट तैयार हो तो जाने दीजिए, अभी तो समय है उसमें, और सरकार ये कह रही है कि भाई सबसे रायशुमारी करके उसके बाद ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या कहेंगे अंशुल जी? आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करता हूं और मैं बिंदुवार तरीके से प्रश्नों को उठाने का प्रयास करता हूं। चलतू ही सरकार से इस अनेकता में एकता ऐसे हिंदुस्तान की विशेषता वाले संविधानिक और लोकतांत्रिक देश में विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना चलतू ही सरकार का नैतिक अधिकार होता है, नैतिक मूल्यांकन होता है। ये कांग्रेस समझ के प्रश्न उठाती है। कांग्रेस इस बात को प्रश्न उठाती है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 35% आदिवासी भाई बहन हमारे निवास करते हैं और जो एक सैनिक की तरह खड़े होते हैं और पूरे बस्तर को बचाने का प्रयास करते हैं। जल, जंगल, जमीन, बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता को बचाने का प्रयास करते हैं। उसमें हमारे आर्टिकल नंबर 44 स्थान क्रमांक 72 में इस बात को लिखा गया है कि जो अलग अलग समाज के लोग आदिवासी में ही पाए जाते हैं उन्हें एक अधिकार दिया गया है जिसे मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई है। विशेषाधिकार को मौलिक अधिकार की संज्ञा आर्टिकल क्रमांक 44 में दी गई है। तो क्या आर्टिकल 44 का जो हनन है वो यूसीसी से नहीं होगा? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये जो है, जो पेशा कानून लागू करके हमारे आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया था, उनका जल जंगल का अधिकार उन्हें देने का काम किया था, क्या उस पेशा कानून में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था तो नहीं आएगी? पंचायती राज की बात हमने करी थी। उस पंचायती राज के साथ साथ अनुसूचित के साथ साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए जो मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया था पंचायतों में, क्या उनके ऊपर तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगी? लेकिन यह सरकार जो है इन नैतिक बिंदुओं पर परिचर्चा ना करते हुए वह तो सिर्फ यह कह रही है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। कांग्रेस किस प्रकार का भ्रम फैला रही है मान्यवर? कांग्रेस तो वाजिब प्रश्नों का वाजिब जवाब ला रही है जो बीजेपी के किसी भी नेताओं के पास नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से सारी बीजेपी से ये 5 प्रश्न करता हूं, इन 5 प्रश्नों का वाजिब जवाब मिल जाएगा तो उसमें कांग्रेस का समर्थन आ जाएगा। आदिवासियों का जो हक काम खाने का काम जो कर रही है वो बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि आज ही मैनपुर की सबसे बड़ी घटना जो है कि अगर मैनपुर को बचाना है तो आदिवासियों को आगे आना है, ऐसा आदिवासी भाइयों ने कहा है। जो इन्होंने कमेटी गठन करी है उस गठित कमेटी में मान्यवर कितने आदिवासियों को ले लिया गया है, कैसे कितने सामाजिक प्रकोष्ठों को ले लिया गया है, कैसे अलग अलग लोगों को ले लिया गया है। यहां पर गाड़ा समाज के लोग आते हैं मान्यवर, मैं आपको बता दूं, पहाड़ी समाज के लोग आते हैं, मैं आपके लिए बता दूं, जो अपनी प्राकृतिक समृद्धता को संरक्षित करने के लिए काम करते हैं। लेकिन उनके लिए भी एक अधिकार दिया गया है, उस अधिकारों का हनन तो नहीं हो जाएगा। इस वाजिब प्रश्नों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है, लेकिन इन वाजिब प्रश्नों का कोई भी वाजिब जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस ये कहती है कि जो देश में असल मुद्दे हैं, जो देश में जो मुख्य मुद्दे हैं, उनको भटकाने का काम किया जा रहा है। वित्तीय अनियमितता का तो प्रावधान ही यूसीसी में नहीं दिया गया है। इन्होंने जो कमेटी बनाई है, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें दिया, हमारे भारत को यह पता है कि देश के 20% लोगों के पास भारत की 80% इकोनॉमी ग्रोथ करती है, आबादी के पास वो पैसा रखा हुआ है। इसमें वित्तीय अनियमितता क्यों नहीं है? मैं तो आपसे यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, जब सिविल कोड होता है तो वित्तीय अनियमितता को इसमें क्यों नहीं रखा जा रहा? सीधा एक प्रश्न का जवाब देते। ठीक है पांडे जी, जवाब दीजिए। नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाई मुख्य धारा में जुड़े, उन्हें पास पैसा ना आए। ठीक, देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ता को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। इन्होंने बहुत बढ़िया अपना उद्बोधन दिया, उसमें तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे। क्या सूरज की किरणें किसी से भेदभाव करती हैं? सभी पे समान रूप से रोशनी आती है। उसी के साथ जब बाबा साहब ने संविधान की रचना की तो उसमें आर्टिकल 44 में कहा गया सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लाना है नीति के तहत।
अब इसको 70 साल तक ये लोग तो ला नहीं पाए। इसका भी एक विशेष कारण है, क्योंकि ये अपने एक खास विशेष वोट बैंक को बचाने का कार्य करते रहे। वर्तमान में जो ये आदिवासी आदिवासी करके भ्रम फैला रहे हैं, तो क्या इन्होंने उत्तराखंड का ड्राफ्ट नहीं देखा? क्या वहां पर आदिवासियों को इससे अलग नहीं रखा गया? अभी आपके चैनल में वक्तव्य चल रहा था, उसमें भी कहा गया आदिवासियों को इससे अलग रखा जाएगा, उनकी जो रूढ़िवादी परंपरा है वो सारी चीजें वैसी रहेंगी। पर इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है, वो एक शादी करता है तो उसको कोई दिक्कत, दूसरी शादी में सजा हो जाएगी। पर वही मुस्लिम व्यक्ति 4 शादी करता है तो कोई सजा नहीं है। तो इस प्रकार से एक देश में 2 लोगों के लिए 2 अलग अलग कानून क्यों? किसी के लिए पर्सनल लॉ क्यों? जब देश का एक निशान, एक विधान, एक संविधान के लिए हमारे पूर्वज आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए, बाबा साहब की कल्पना भी यही थी। और अगर महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है, देश की बेटियों को अगर उनके संपत्ति पे हक मिल रहा है, आपको बताऊंगा 1984 में शाहबानो केस हुआ, उस 62 साल की महिला के हित में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसे गुजारा भत्ता दिया जाए। इनके पास पूर्ण बहुमत था और सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी दिया कि आप समान नागरिक संहिता लाओ। ये लोग उस वोट बैंक के चक्कर में उस महिला के हक को कुचल दिया और लोकसभा में उस डिसीजन को पलट दिया गया। अपने उस अधिकार को, जो सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को अधिकार दिया, उसको पलट दिया। और जब इन्होंने नेहरू जी के शासनकाल में हिंदू नियम लाए, तो उस समय क्यों नहीं सोचा अपने वोट बैंक के लिए कि बाकी में ऐसा क्यों नहीं है? जब वो सारी चीजें हैं, कोई भी अगर है, अगर किसी बच्ची के लिए है, कोई तलाक का मामला है या संपत्ति अर्जन का मामला है, तो ये पारिवारिक विषयों को लेकर के जो हमारे देश का कानून है, वो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैसिलिटी देने का कार्य नहीं करेगा। जो है वो दिया जाएगा। और रही बात जो ये आदिवासियों पे भ्रम फैला रहे हैं, तो जस्टिस रंजना देसाई का उत्तराखंड वाले ड्राफ्ट में नहीं थी, उन्होंने उसमें आदिवासियों को अलग रखा। अभिमानी जी ने कहा, इन्होंने इतना बड़ा वक्तव्य दिया, उसमें पेशा और मौलिक अधिकारों का हनन, ग्राम पंचायत से लेकर सब चीज को ले लिया। पर इन्होंने अपनी जो तुष्टीकरण की राजनीति और मानसिकता है उसको नहीं बताया। अगर सूर्य देव का उदय होता है तो वो अपने तेज को सब में बराबर बांटते हैं, और अगर इस देश का कानून है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांट के नहीं होना चाहिए, ताकि किसी को भी इस देश के कानून में भेदभाव की अनुभूति हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। सबके लिए एक प्रकार की सजा, एक प्रकार की चीजें होनी चाहिए, और यही है समान नागरिक संहिता। और ये हमारे घोषणा पत्र में भी था, जैसे आर्टिकल 370 था, उसी प्रकार हम यूसीसी लागू करेंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में था, और हम अपने वादों को पूरा कर रहे हैं जिसके लिए जनता ने हमको चुना है। ठीक है, अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अंशुल जी। का हमारे काबिल प्रवक्ता मतलब सूर्य की रोशनी तक पहुंच गए, नेहरू जी तक पहुंच गए, ब्रह्मांड के उस छोर तक पहुंच गए, क्षितिज के बाहर तक पहुंच गए, लेकिन वो आदिवासी भाइयों के बस्तर तक नहीं पहुंच पाए। यही बीजेपी की रीति नीति है और यही कांग्रेस खड़ी होती है। मैं बिंदुवार तरीके से बात करना चाहता हूं। हमारे काबिल प्रवक्ता ने कहा कि हमने ये कहा है कि आदिवासी भाइयों की रूढ़िवादी परंपरा के साथ कुछ नहीं होगा। सर, मेरे को इस बात पर आपत्ति है कि वो उनकी रूढ़िवादी परंपराएं नहीं है, उनकी सार्वभौमिक परंपराएं हैं। ये सोच सोच का अंतर होता है। पहली बात का जवाब। दूसरी बात का जवाब, इन्होंने कहा कि हमारे संविधान में आर्टिकल क्रमांक 2 में तो लिखा हुआ है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे काबिल प्रवक्ता आर्टिकल 42 को ना आधा पढ़कर आए हैं। आर्टिकल 42 का कंडिका क्रमांक 12 पेज नंबर 18 को जब स्पष्ट तरीके से गंधर्व पांडे जी पढ़ लेंगे और अपने एकात्म परिसर में बता देंगे, तो उन्हें यह पता चल जाएगा कि इस मामले में आदिवासियों को क्यों आप बाहर नहीं रख पा रहे हो। आप स्टूडियो में बैठकर यह कह रहे हो, उत्तराखंड के ड्राफ्ट का हवाला दे रहे हो, जबकि आपको यह भी नहीं पता कि उत्तराखंड में कितने प्रतिशत आदिवासी पाए जाते हैं। आपको यह भी नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आदिवासी पाए जाते हैं, और आप दूसरों का हवाला देकर छत्तीसगढ़ में प्रत्यारोपित करने का काम कर रहे हो। आप उत्तराखंड का जब उस ड्राफ्ट को पढ़कर बैठेंगे तो आदिवासियों के कितने परसेंट है, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी यूसीसी कहीं ना कहीं ये कहती है। और इन्होंने सूर्य के प्रकाश की बात कही कि जो तेज होता है वो सबको अपना एक
कार्य देता है। मैं बिल्कुल इस बात से समर्थन करता हूं कि सूर्य का तेज सबको बराबरी से मिलता है, वह आदमी की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है। तो मैं यही बात तो आपसे ये कह रहा हूं इस लाइव डिबेट में कि जब सूर्य का तेज हमें आपको सबको अच्छे से मिल रहा है तो व्यापारिक अनियमितता क्यों अच्छे से नहीं मिल रही है? क्यों भारत देश का 80% पैसा मात्र 12% से लेकर 18% के लोगों के पास है? मैं तो यह पूछ रहा हूं ना कि हमारे आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अगर ये अनियमितता है, वित्तीय अनियमितता है, तो उसे बराबर नहीं करना चाहिए क्या? उस यूसीसी में लागू नहीं करना चाहिए क्या? लेकिन गंधर्व पांडे जी इस बात को नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि इनके मुख्यमंत्री ही नहीं बता पा रहे। वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि प्रधानमंत्री को बताना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री तो अपने असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर अपने मित्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने शुरुआत के अपने वक्तव्य में इस बात को कहा है कि 33% आदिवासी हमारे छत्तीसगढ़ में वास करता है और बस्तर को वनांचल को बचाने का प्रयास करता है। इन्होंने कहा पहले 32 था, 33 हो गया। अरे सरकार एवरेज पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप इस प्रकार के बचकाने प्रश्न तो नहीं करेंगे। मैंने आपसे वाजिब प्रश्न किए, गंभीर विषय है ये देश को नई दिशा और दशा देने का काम करेगा, इस पर तो बता दीजिए। मैंने तो आपसे वित्तीय अनियमितता का भी काम किया है। मैंने तो आपसे यह भी कहा है कि 20%, आप इसको काउंटर करके बता दीजिए। आप ये बता दीजिए कि वित्तीय अनियमितता में हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे लोगों को क्यों नहीं रखना चाहिए? और इन्होंने 5 सेकंड में इन्होंने बड़ा प्रश्न किया। 5 सेकंड में एक और प्रश्न खड़ा करूंगा। इन्होंने ये कहा कि भारत अनेकता में एकता देश है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, सबके ऊपर समान चीजें लागू होना चाहिए। तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गंधर्व जी आपको कहता हूं कि 80-20 की बात भी नहीं होना चाहिए। अगर अनेकता में एकता ऐसा देश है तो 80-20 की बात भी नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे होंगे कि किस महानुभाव ने कहा था। ठीक पांडे जी। देखिए, इन्होंने पहले कहा कि 35% है, फिर कहा 33% है, फिर बोला एवरेज ले लो, फिर उसके बाद बोला उत्तराखंड में कितनी आबादी है, वहां कितनी आबादी है। जब यहाँ पर स्पष्ट किया गया है तो भ्रम क्यों फैला रहे हो? आदिवासी अरे भ्रम क्यों फैला रहे हो मेरे भाई? भ्रम फैलाने से आपको क्या मिलेगा? वित्तीय अनियमितता की बात करते हैं, क्या किया इन्होंने शाबानो केस पे, ये नहीं बताएंगे। वित्तीय अनियमितता की बात करते हैं, ये नहीं बताएंगे कि भारत देश के उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं, उनके कारण बहुत सारी जगह रोजगार के सृजन हो रहे हैं। हमारे बस्तर क्षेत्र से लेकर सरगुजा क्षेत्र तक लघु वनोपज की खरीदी हो रही है, वो नहीं बताएंगे। पर यूसीसी से ध्यान डाइवर्ट करना, इनको अपनी सच्चाई नहीं बताना है कि बाबा साहब के उस सपने को कैसे कुचलने का कार्य इन्होंने किया। और आज भी उसी चीज पर ये, चाहे आदिवासी भाई हो, अभी ये कह रहे थे वहां पर जो जनजाति रहती है, वहां पर गोंडा समाज रहते हैं, अलग अलग समाज है, उनकी अलग अलग परंपरा है, तो इसलिए उनको भिन्न रखा जाएगा। ये चीज पहले से कही जा रही है। इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनके पेट का दर्द केवल आदिवासी नहीं है, ये आदिवासियों को सहारा बना के अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की स्थिति वास्तव में अभी एक उस जुगनू की तरह हो गई है जो उड़ना तो चाहता है और उसकी वो हैसियत नहीं कि वो ज्यादा ऊपर उड़ सके, और जलन इतनी स्थान विशेष पे बनी रहती है कि बीच बीच में फड़फड़ा के लोगों को बताने की कोशिश करता है कि मैं ही असली सूर्य हूं। पर जब असली सूर्य का तेज आता है तो वो भस्म भी हो जाता है। तो यही सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और चबाने के कुछ और हैं, लोगों को अलगाववाद में लाने का। और ये क्या कह रहे हैं? वित्तीय अनियमितता है। वित्तीय अनियमितता क्या 12 साल में हो गए? उसके पहले सब बराबर थे, उसके पहले सब बराबर थे। आप लोग क्या बराबर कर रहे थे? वित्तीय अनियमितता उस समय नहीं थी जब राजीव गांधी ने अपने पद का दुरुपयोग किया, तब आप लोग क्यों थे? जितने देश में अच्छे चीजें आते, चाहे 3 तलाक हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, जितनी बार आए, ये कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होना और इनका विरोध करना, कहीं ना कहीं ये देश हित का विरोध करते हैं। अभी बीच में ट्रंप चिल्ला रहे थे। कल की बात है, तेलंगाना में ट्रंप के नाम पे एवेन्यू बना दिया। यह कांग्रेस की सच्चाई है। आज आदिवासियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आदिवासियों को भड़काने से कुछ नहीं होगा। आदिवासी समाज पूरी तरीके से संरक्षित है और सुरक्षित है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल अपने फेक नैरेटिव और भ्रम की जानकारी से उनको डराना कि आपके ये अधिकार छीन जाएंगे, आपका वो अधिकार चला जाएगा, इसमें पैसा नहीं लगेगा, ये सिर्फ दिग्भ्रमित करना। ठीक है। एक सवाल मुझे भी करना है। पांडे जी, एक बात बताइए, आपने जैसे कहा कि नहीं भाई सबका ध्यान रखा जाएगा, सारी बातें हमने चलिए आपकी मानी,
लेकिन अगर कल को किसी आदिवासी कम्युनिटी की तरफ से कोई आपत्ति आती है, भाई उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई उनके अधिकारों का हनन हो रहा है या कुछ और हो रहा है, तो क्या आप इस बात को कंसिडर करेंगे? क्या आप उस चीज को ड्राफ्ट में इंक्लूड करेंगे? पांडे जी। देखिए, अभी जो समिति बनी है वो जितने आदिवासी समुदाय हैं छत्तीसगढ़ में, भिन्न भिन्न जातियां हैं, गोंडा समाज से लेकर अलग अलग समाज हैं, उरांव समाज है, सबसे उनकी जो विचार हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, उनको सुना जाएगा और उसके बाद भी उनकी जो परंपरा है उसको और उन लोगों को इससे कहीं ना कहीं बाहर रखने का प्रयास किया जाएगा कि वो उनको प्रभावित ना करे। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, जब 2011 का सेंसस हुआ तो यहां 98.65% हिंदू आबादी थी और अभी के वर्तमान सेंसस का डाटा आएगा तो सार्वजनिक हो जाएगा कि किस स्तर पर यहां पर धर्मांतरण का खेल और इस प्रकार से पॉलीगैमी कर करके, पॉलीगैमी का अर्थ है कि एक पति और 4 पत्नी, इस माध्यम से अपने डेमोग्राफी को बदलने का, एक पॉपुलेशन बूस्ट करने का उस पर्सनल लॉ के आधार पर लगातार किया गया, तो ये चीजें सार्वजनिक होगी और उसके लिए आज के समय की आवश्यकता और वास्तविकता यही है कि समान नागरिक संहिता सभी के हित में है, प्रदेश के हित में है और राष्ट्र के हित में है। कांग्रेस पार्टी केवल जितने देश हितैषी फैसले होते हैं उसमें लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य करती है। ठीक है, अंशुल जी जवाब दीजिए। दिव्यांशु जी, एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। हमारे काबिल प्रवक्ता जब अपना वक्तव्य पेश कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वह दिग्भ्रमित करने का काम करती है, आदिवासियों को बरगलाने का काम करती है। और दूसरी ओर यही बीजेपी के वरिष्ठ नेता लोग ये कहते हैं कि आखिर कांग्रेस है ही क्या, क्षेत्रीय दलों के बराबर बची है, कांग्रेस का कोई रूट स्तर पर कोई कार्यकर्ता नहीं बची है। तो ये आपस में ये दोमुही तलवार क्यों चल जा रही है मुझे नहीं पता है। और मुझे एक बात जरूर याद आ रही थी कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, और दिल खोजा आपने बीजेपी तुझसे बुरा न कही। इन्होंने कहा कि हमारे औद्योगिक नीति बहुत आगे बढ़ रही है, हमारे देश के व्यापारी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जिससे रोजगार का सृजन हो रहा है। जिसमें सारे एक बीच में नहीं बोले थे, नहीं बोला हूं मैं बीच में, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो समझ में आएगा। हमारे सारे व्यापारी बहुत आगे बढ़ रहे हैं और रोजगार सृजन हो रहा है। तो मुझे यह समझ में नहीं आता है कि हमारे काबिल प्रवक्ता की बात को भारत का नीति आयोग क्यों नहीं सुन रहा है। हमारा नीति आयोग भारत का यह कहता है कि देश में 28% तक की रोजगारी है, पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक है। ये फिर बेरोजगारी जो हो रही है वो रोजगारिता में क्यों बढ़ रही है? रोजगारिता जो कहा है वो कहीं और बढ़ रही है कि कहां बढ़ रही है? बीजेपी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रही है। ये कह रहे हैं कि हमारी जो औद्योगिक नीति इतनी अच्छी है कि सारे व्यापारी बढ़ रहे हैं, उनका 4.5 लाख करोड़ रुपया हर वर्ष माफ किया जा रहा है, लेकिन जो हमारे किसान भाई है वह हर 1 घंटे में अपनी आत्महत्या कर रहा है। उसमें आदिवासी समाज के लोग भी आते हैं, हर समाज के लोग आते हैं, क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान की सिर्फ एक किसानी जाति होती है। वो हर 1 घंटे में अपनी आत्महत्या काम कर रहे हैं। पूरे देश की बात मैं आपको बता दे रहा हूं। उसमें वो सिर्फ ये लिख कर जा रहे हैं कि हम कर्ज के कारण परेशान हैं। हमारे को जो कहा गया था कि सन 2022 में हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, यहां पे तो लागत 3 गुने से ज्यादा ऊपर हो गई है, डीएपी मिल नहीं रही है, समस्याएं जो चारों ओर त्रिकालदर्शी की तरह खड़ी हुई है। और हम ये सोच रहे हैं कि हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु बनते हुए जा रहा है। यूसीसी अगर आ जाएगी तो भारत मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड गुरु बन जाएगा, क्योंकि आदिवासियों को उससे दूर रखा जाएगा। बीजेपी इस प्रकार की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी जब सदन में बात करती है तो कहीं पर भी उस पटल पर ये कहीं नहीं लिखती अपने कमिटमेंट में कि आदिवासियों के अधिकार संरक्षित होंगे। आदिवासियों के जो अधिकार हैं, जो विशेष अधिकार उसी कांग्रेस के जमाने में उसको दिए गए थे, जो अभी जिनको ये पानी पी के कोस रहे थे, इनको जो 5 जनजाति हैं जिनका इनको नाम भी नहीं पता है, उन्हें विशेष अधिकार देते हुए उन्हें मौलिक अधिकार दिया गया था। उन्हें मौलिक अधिकार दिया था। एक एक चीज बताऊंगा, जो प्रश्न करोगे मैं बताऊंगा, क्योंकि समय की कमी है। और मैं बात, और गंधर्वी जी मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूं। मैं झूठ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं गंधर्वी जी। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूं। 5 का बोल रहा है, मैं 10 जातियों का नाम बताइए। आप मनहार जाति छत्तीसगढ़ के कौन से हिस्से में रहती है बताइए? गंधर्व जी जवाब दे दीजिए, बताइए। मनहार जाति कौन से हिस्से में रहती है? चलिए बताइए। देखिए, बताइए। देश के प्रधानमंत्री को झूठा कह दिया और उसके बाद कौन से देश के प्रधानमंत्री को झूठा? और सबसे दुख की बात यह है, सही लगा, मैंने बार बोला है, मैंने कहा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। महावीर इनको तीर जो लगा है, जो इनको तीर लगा है वो सही लगा है। समझ गए, जनता समझ गई। कल
फिर माफी मांगे, 7 बार झूठ बेगा बोल के, जाति, ऐसे भ्रमित कतार करके जाति, माफी मांगने का पहाड़ी काम किए। जाति, और उसके कोरबा बाद जाति, मैं बता, पांचवा बैगा को नाम भी बता जोड़ो, दिया मैं। बैगा को भी जोड़ छठवीं लो, जाति है। बैगा मनहार को भी जाति जोड़ कहाँ लो, रहती है? क्यों नहीं जोड़ रहा? मनहार जाति कहाँ रहती है? तो फिर इसके मनहार बाद जाति कहाँ रहती है? चलना, छत्तीसगढ़। जब जवाब नहीं मिलता तो फिर जीके पे आ जाते हैं। अरे इनकी सरकार। सच्चाई और इनकी वास्तविकता यही है, केवल और केवल कैसे लोगों को बरगलाया जाए, कैसे लोगों में भ्रम फैलाया जाए, और वही काम कांग्रेस के गंधर्व जी जो वो प्रवक्ता यहाँ सवाल बैठ पूछ रहे करके हैं कर रहे इतना हैं। कठिन कौन सा नहीं है। वास्तविकता ये है मैं तो कि मेरे भाजपा इन्होंने प्रश्नों विषय के को जवाब क्या गोल बताऊं मैं? गोल घुमा दिया, पर इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम हाँ यूसीसी अच्छा है, हाँ इस देश में एक कानून होना चाहिए। इन्होंने कभी भी एक शब्द ऐसा नहीं कहा कि ठीक है, हिंदू, ठीक है, ठीक मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए अगर एक कानून बन रहा है तो चलिए, कहीं ठीक। कोई आपत्ति नहीं। इससे समझा जा सकता है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है, और ये आदिवासियों का आड़ लेकर के अपने वोट बैंक को बचाने का काम कर रहे हैं, और इसका पर्दाफाश चलिए, ठीक है, अंशुल जी, डिबेट में गंधर्व हो जी, चुका है। और ठीक है। इसके बाद जब जवाब नहीं कर बचा, लेगी भाई। साहबानों के आज भी उदाहरण है, आपके दर्शक गूगल कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और जनता सब देख रही है, सारी बातें समझ भी रही है। चलिए, समय की बाध्यता है, हमें चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। अंशुल जी, गंधर्व जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं उस 5 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट पर, जो ये डिसाइड करेगी कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो यूसीसी लागू होना है उसका प्रारूप कैसा होगा और वो किस तरीके से लागू किया जाएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।